Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Periodic Labor Force Survey, PLFS. This topic is important from our syllabus GS Paper 3, Indian Economy point of view. तो समझते हैं कि क्या होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। लेकिन इस सर्वे के बारे में समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक टर्म्स समझने होंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस इमेज की मदद से समझते हैं। इसी हमारे देश भारत में मान लीजिए कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है 100 करोड़। मान लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन से मेरा मतलब है 15 साल से ज्यादा और 64 ईयर से कम के लोग कहे जाते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर मान लीजिए 100 करोड़। लेकिन जो लोग भी वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, सब के सब लोग, ऐसा तो नहीं है कि या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन भले 100 करोड़ है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो या तो आइदर दे आर वर्किंग और दे आर लुकिंग फॉर ए जॉब। तो सपोज कि आउट ऑफ 100 करोड़ 60 करोड़ इज लुकिंग फॉर ए जॉब और एक्चुअली वर्किंग। तो कहा जाएगा कि हमारे देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 60%। यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसमें से भी देखना होगा 60 करोड़ में से ऐसा हो सकता है कि 54 करोड़ लोगों के पास जॉब है, 6 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं है, दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब। ये संभव है। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 करोड़ इंटू 100, दैट इज 10%। तो आई जस्ट होप कि आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब पता चल गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि जितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उसमें से कितने परसेंट लोगों को काम नहीं मिल रहा है डिस्पाइट लुकिंग फॉर जॉब इन एक्टिव मैनर। तो अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। एज पर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 3 कंडीशन पूरे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन हैज टू बी आउट ऑफ अ जॉब, जॉब ना हो उनके पास। दूसरा, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, जॉब एक्टिवली ढूंढ रहे हो, दे आर रेडी टू टेक अ जॉब, एक्टिवली इंगेज्ड इन सर्च फॉर वर्क। अगर ये 3 कंडीशन पूरे होते हैं तो फिर कहा जाएगा कि द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। सपोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स और दे आर वेटिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन सर्चिंग फॉर ए वर्क, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयड का मतलब कि जॉब ना हो और आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो फिर भी जॉब ना मिल रही हो, देन अ पर्सन इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। तो इससे ये बात समझ आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेसनेस आर नॉट सिनोनिमस, दोनों एक ही बात नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, दे आर इन दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट दे आर नॉट वर्किंग, नाइदर दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो दीज पीपल वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। ओनली ये लोग जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, हु आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, उसमें से कितने लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है डिस्पाइट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, सच पीपल वुड बी नोन एज अनएम्प्लॉयड। हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का काम करती है NSO, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वही NSO है जो हमारे देश के अंदर GDP से रिलेटेड डेटा कैलकुलेट करती है। उसके अलावा CPI इन्फ्लेशन भी ये NSO ही कैलकुलेट करती है। NSO ने अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना शुरू किया सिंस 2017 थ्रू अ सर्वे जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे NSO 2017 से पब्लिश कर रहा है, जिसमें 2 मेन डायमेंशंस होते हैं। अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट मेजर की जाती है और रूरल एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट मेजर की जाती है।
अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट हर एक क्वार्टर में मेजर की जाती है, एवरी 3 मंथ्स। तो अर्बन एरिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा निकालता है एनएसओ फॉर एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने के लिए। और रूरल एरिया के लिए हर एक साल पे ये डेटा निकाला जाता है। अर्बन एरिया का हर एक क्वार्टर का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकाला जाता है और फिर पूरे साल भर का डेटा कंपाइल करके दिया जाता है। कैसे? जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर भी निकाला जाता है और फिर ईयर ऑन ईयर भी जीडीपी निकाला जाता है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अर्बन एरिया में एवरी क्वार्टर भी कैलकुलेट होता है और फिर ओवरऑल ईयरली भी कैलकुलेट होता है, जबकि रूरल एरियाज के लिए सिर्फ ईयरली कैलकुलेशन होता है। उसके अलावा अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, जब भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है तो उसमें करंट वीकली स्टेटस भी देखा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश हो रहा है, तो करंट वीकली स्टेटस CWS का मतलब है कि अभी से लेकर के एक सप्ताह पहले तक पिछले एक वीक में कितने लोग एक्टिवली जॉब कर रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, उसका डेटा भी निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। तो करंट वीकली स्टेटस में कैसा रहता है कि कोई भी इंसान पिछले एक वीक में अगर 1 घंटे के लिए भी उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो जॉब ढूंढ रहा था लेकिन उसके पास कोई जॉब था नहीं, तो वैसे इंसान को अनएम्प्लॉयड गिना जाएगा। जैसे ऐसे कैसे डेली वेज वर्कर्स होते हैं जो लेबर मार्केट में जा करके जॉब ढूंढते हैं कि कोई उनको दिहाड़ी मजदूरी का काम दे दे। अगर 1 घंटा भी उसको जॉब नहीं मिलता है डिस्पाइट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड एज पर करंट वीकली स्टेटस। तो मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपको दो टर्म मैंने सिखाया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मैंने आपको बताया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिनोनिमस टू जॉबलेसनेस। फिर मैंने आपको बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में इसको कैलकुलेट करने का काम करती है एनएसओ थ्रू इट्स सर्वे, जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। रूरल एरिया में ये हर एक साल में आता है, ईयर ऑन ईयर। अर्बन एरिया में हर क्वार्टर में आता है। उसके अलावा रूरल और अर्बन एरिया में जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे किया जाता है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का सर्वे दिया जाता है, तो साथ ही साथ करंट वीकली स्टेटस भी दिया जाता है कि पिछले एक वीक में रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में एग्जैक्टली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो बॉडी है एनएसओ, उसने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज किया है फॉर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के लिए उन्होंने बताया है कि इस साल, जिस मौजूदा साल में अभी हम हैं, फिस्कल ईयर 23-24, इसका फर्स्ट क्वार्टर का यानी कि अप्रैल से लेकर के जून तक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ 6.6%। यानी कि ये 6.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि वो लोग जो एक्टिवली जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उनमें से 6.6% लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर मेल के अंदर देखा जाए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे ध्यान देते हैं। मेल के अंदर देखा जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज समवेयर क्लोज टू 73%, जबकि फीमेल के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज क्लोज टू 20%। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। यू सी, विमेन के अंदर जो उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसमें से हार्डली 20 या 21% ही विमेन जॉब कर रही हैं, नहीं तो जॉब ढूंढ रही हैं। सो दैट इटसेल्फ सेज कि हाउ विमेन आर नॉट वेरी एक्टिव इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ही कम है। ये सब अर्बन एरिया की बात चल रही है, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 47%। यानी कि 100 लोग अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन में से हैं तो उसमें से सिर्फ 47 या तो काम कर रहे हैं तो काम ढूंढ रहे हैं। 53% लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के काम ना कर रहे हैं ना ढूंढ रहे हैं। और उसमें भी ज्यादातर ये जो संख्या है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं है, वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द फीमेल साइड। सो ये एक मेजर ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज। अब आप देखिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा घटा है। जैसे क्वार्टर 1 की अभी बात चल रही है, अप्रैल से लेकर के जून वाले क्वार्टर की बात चल रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट करके आ गया 6.6% इन अर्बन एरियाज।
ये 2 साल पहले 2021 में फर्स्ट क्वार्टर में इट वाज क्लोज टू 14.3%, तो काफी सारा अनएम्प्लॉयमेंट। इट वाज क्लोज टू 12.2%, तो 12.2 से घट करके 6.6 हुआ है, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इन अर्बन एरियाज एज पर द डेटा पुट बाय एनएसओ इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा था इन 2013 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे। अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ लिख करके दिए हुए हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि द पर्सन इज वर्किंग, बट उस इंसान के काम करने के कारण ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसका जीरो है, उसके काम करने या ना करने से कोई फायदा हो नहीं रहा है। जैसे कोई काम दो लोग भी मिलकर के कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हैं अगर, तो जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है मेनली एग्रीकल्चर में। जब खेती का सीजन आता है तो नौकरी रहती है, काम रहता है, नहीं तो फिर बेरोजगार हो जाते हैं जब सोइंग सीजन खत्म हो गया, हार्वेस्ट सीजन खत्म हो गया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिगर प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सम प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे स्किल नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ना होना, ऐसे चीजें, जैसे लोगों के पास सही स्किल ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स को जिसमें इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज हैं जिस कारण से लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए आपको मैंने सिखाया है बेसिक इकोनॉमी क्लास में कि इकोनॉमी मूव्स इन अ साइकिल, कभी बूम कभी बस्ट, तो पॉजिटिव आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप। तो कभी कभार जब नेगेटिव आउटपुट गैप रहता है तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कम चल रहा है, वैसे टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी हाई होगा। तो वैसे टाइम में आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि निगेटिव आउटपुट गैप, लो या बस्ट के टाइम में इकोनॉमी के, जब कर्व नीचे साइड में, उस टाइम में आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने इकोनॉमिक क्लास में अगेन बताया है कि वेन एवर देर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, whenever there is rise in some path breaking technology that leads to overall unemployment, इसको कहा जाएगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर अ पर्सन इज लुकिंग फॉर सम अदर जॉब, आपने एक जॉब छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, दूसरे जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, बेहतर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस मीन्स पीपल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, गिग इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, जिसमें लोग काफी वल्नरेबल हैं, कभी भी उनको फायर किया जा सकता है, दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, राइट। जैसे स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। अब इसी टॉपिक पे इस बार के यूपीएससी मेंस में, जो 2023 यूपीएससी मेंस हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने हिंट्स दे रखा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया कैसे स्किल मिसमैच के कारण मेनली होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जिनको भी हिंट सुनना है वो सुन सकते हैं, बाकी स्किप करें, खुद से अटेम्प्ट करें। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे बड़ा कारण है इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। इंडस्ट्री को जो चाहिए जिस तरह के स्किल्स, और एकेडमिया मतलब कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें काफी मिसमैच है। तो नीति आयोग इन इट्स इंडिया स्किल रिपोर्ट सेज कि ओनली 47% ऑफ दोज कमिंग आउट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एम्प्लॉयबल। इंडिया एट 75 रिपोर्ट में नीति आयोग कहता है कि ओनली 5.4% पीपल आर फॉर्मली स्किल्ड टू टेक अप द जॉब्स एज पर देयर स्किलिंग। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का राइज, प्री मैच्योर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिक इकोनॉमिक क्लास में पढ़ाता हूँ। अनदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, टेक्नोलॉजिकल बेस कम होना, डेल्टा कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन कम होना, दीज आर द सम प्रॉब्लम्स लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फिर सवाल पूछता है एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी। पहले आपने मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, इस पार्ट को जस्टिफाई कर दिया। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट। तो थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बता दीजिए कि कैसे पीएलएफएस एनएसओ पब्लिश करता है। यही तो हमने देखा है इस एनालिसिस में। तो एनएसओ कैसे पीएलएफ पब्लिश करता है, पीएलएफएस क्वार्टर बाय क्वार्टर फॉर अर्बन एरिया, ईयरली फॉर रूरल एरिया एंड ऑल, ये वहां बता दीजिए।
उसके बाद बताइए इश्यूज विद द कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी एंड देन सजेस्ट सम सजेशंस। कंक्लूजन मैंने दे रखा है, थोड़ा सा हिंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय एनएसओ सिंस 2017 क्या करता है जी? मेजर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा मेजर करता है। अर्बन एरिया में एवरी 3 मंथ, रूरल एरिया में एनुअली एम्प्लॉयमेंट। और उसके अलावा इन दोनों में ही वो करंट वीकली स्टेटस भी देता है, विच इज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस 1 वीक बिफोर द रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट डेटा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है मेनली, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज द वर्किंग परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू दोज हु आर सर्चिंग जॉब्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मैंने आपको बताया, ओवरऑल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग एक्चुअल में जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो होंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग भी सर्च कर रहे हैं जॉब या जॉब कर रहे हैं, उसमें से कितने परसेंट लोगों को जॉब नहीं मिला, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो ये सब चीजें हैं, इनको देख लीजिएगा। क्यूरेटिव पिटिशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है क्यूरेटिव पिटिशन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सके और उसमें अगर जरूरत पड़े तो बदलाव कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। हाँ, उसमें जरूरत क्या होगी कि जिस नंबर ऑफ जजेज ने पिछला फैसला सुनाया है उससे ज्यादा बड़ी बेंच होनी चाहिए, यानी कि 5 जजेज ने फैसला सुनाया है पिछला, अब उस फैसले को अगर रिवर्स करना है तो 7 जजेज की बेंच होगी और वो पुराने फैसले को रिवर्स कर सकती है। बट आर्टिकल 137 आई एम सो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने जजमेंट को खुद ही रिव्यू कर सके। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू पिटीशन, और उसके आगे फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई फैसला सुनाया, अगर कोई भी पार्टी उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर से वो पार्टी आखिरी कोशिश कर सकता है, लास्ट रेमेडी, उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द अपील्स एंड डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन भी अगर डिसमिस हो जाता है तो आखिरी जो ऑप्शन आपके पास बचा है वो है क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए। और क्यूरेटिव पिटीशन आप तभी डाल सकते हैं जब आप एक सब्सटैंशियल ग्राउंड प्रूव कर पाए कि देयर हैज बीन सम मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए द पिटीशन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन जो है सबसे पहले 3 सीनियर मोस्ट जज सुनेंगे, और अगर वो अप्रूव करते हैं तभी जाकर के वो क्यूरेटिव पिटीशन को लिया जाएगा और उस मामले पे वापस से सुनवाई होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब निकल करके आता है फ्रॉम आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन में एग्जैक्टली क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस ऑफ 2002। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 कंडीशंस पूरे होंगे तभी जाकर के क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। पहला कि उस मुद्दे पे रिव्यू पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, द रिव्यू प्ली हैज बीन ऑलरेडी डिसमिस्ड। सेकंड, जो पिटिशनर है वो इस बात को स्टैब्लिश कर पाए कि देयर हैज बीन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या पिटिशनर इस बात को साबित कर पाए कि देयर हैज बीन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ना कहीं गलती हुई है पुराने फैसले में, इसलिए वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहे हैं। ऐसा आप पिटीशन में प्रूव कर पाएंगे तभी जाकर के क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट हो सकता है। और क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी रेयर रादर देन रेगुलर। ये नहीं कि हर फैसले में आप रिव्यू पिटीशन डालें फिर आ जाए कि नहीं नहीं हम तो क्यूरेटिव पिटीशन भी डालेंगे। इट शुड बी ए रेयर फिनोमेना। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए क्या होगा कि नॉर्मली उसकी सुनवाई, अगर क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट हो भी जाता है तो नॉर्मली उसकी सुनवाई क्लोज चेंबर में होगी, अनलेस फॉर सम रीजन द मैटर इज डिसाइडेड टू बी टेकन इन ओपन कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज उसकी सुनवाई क्लोज चेंबर में ही होगी क्यूरेटिव पिटीशन की। क्यूरेटिव पिटीशन का अच्छा एग्जाम्पल है
होमोसेक्सुअलिटी पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इन नवतेज सिंह जौहर केस ऑफ 2018। देखिए होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो जरा देखते हैं। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया, लेकिन फिर कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वापस से होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि आईपीसी 377 में होमोसेक्सुअलिटी जो एक्ट है वो क्रिमिनल ऑफेंस माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना, जायज माना। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला सुनाया इन सुरेश कौशल केस। होमोसेक्सुअलिटी पे जो फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट का उसको रिवर्स कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होमोसेक्सुअलिटी के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया और वो क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया ऑन द ग्राउंड कि सर सिंस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एज पर पुट्टा स्वामी जजमेंट, तो इस हिसाब से टू इंडिविजुअल्स वट एवर दे आर डूइंग इन प्राइवेट इवन इफ दे आर प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी शुड बी बियॉन्ड द इंक्रोचमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन जो डाला गया होमोसेक्सुअलिटी वाले केस में, उसमें लिटिगेंट वाज समहाउ एबल टू प्रूव कि सुप्रीम कोर्ट ने जब होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया है इन सुरेश कौशल केस, तो दैट वाज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन नवतेज सिंह जौहर केस होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया। तो ये जो क्यूरेटिव पिटीशन के अंतर्गत नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया विच वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस टिल देन अंडर आईपीसी 377। अब आ जाते हैं करंट केस पे। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए टेलीकॉम कंपनियों का इनकम का दो जरिया होता है, रेवेन्यू का दो जरिया होता है। वन फ्रॉम देयर कोर एक्टिविटी, उनकी कोर एक्टिविटीज होती हैं डेटा सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज, उनसे उनकी मेन रेवेन्यू जनरेट होती है। बट दे हैव सम नॉन कोर एक्टिविटीज ऑल्सो टू जनरेट रेवेन्यू फॉर देमसेल्फ, जैसे कि उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रेंट पे चढ़ा दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड मिला उनकी कंपनियों से, डिविडेंड मैंने क्लास में सिखाया है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, राइट। कोई मिसलेनियस इनकम आया, तो ये सब आ गया उनका नॉन कोर एक्टिविटी से रेवेन्यू। अभी कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स देना होता है या अपने रेवेन्यू का एक परसेंटेज शेयर करना होता है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिस रेवेन्यू का उनका के ऊपर उनको टैक्स देना है, वो रेवेन्यू क्या सिर्फ कोर एक्टिविटीज से आने वाली रेवेन्यू होगी या ओवरऑल होगी, ये मामला थोड़ा डिस्प्यूटेड था। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर शुड इंक्लूड रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम बोथ कोर एज वेल एज नॉन कोर एक्टिविटीज। दोनों से मिला करके जो रेवेन्यू आएगा, कोर एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटी दोनों से मिला करके जो रेवेन्यू आएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है या रेवेन्यू शेयरिंग करनी है। तो नेचुरली जो टेलीकॉम कंपनियां थी उनका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गया काफी सारा, क्योंकि वो नॉन कोर एक्टिविटीज पे पहले टैक्स नहीं दे रहे थे। बट 2019 में सुप्रीम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि नहीं, आपको कोर और नॉन कोर दोनों एक्टिविटीज के आने वाले इनकम को कहा जाएगा आपका ओवरऑल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उस पर आपको रेवेन्यू शेयरिंग करनी है या टैक्स भरना है। तो टेलीकॉम कंपनियों की जब टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, सो दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनका ये जो पिटीशन है वो रिजेक्ट हुआ। उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हुआ। नाउ दे हैव पुट अ क्यूरेटिव पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूइंग कि इसमें जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कैलकुलेशन है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसमें वो कोर एक्टिविटीज और नॉन कोर एक्टिविटीज दोनों से होने वाली इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज हैविंग सम मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दो टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का क्यूरेटिव पिटीशन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कैलकुलेशन, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे इन दोनों कंपनियों का क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यही बातें लिखी हैं। क्यूरेटिव पिटीशन का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अंडर आर्टिकल 137। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अग्रीव्ड पार्टी रिव्यू पिटीशन डाल सकती है, उसके अगेंस्ट भी अग्रीव्ड पार्टी क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अशोक हुर्रा केस में लेट डाउन किया प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू पिटीशन। दो मेन बातें हैं, इन केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है। दूसरा, इट शुड बी रेयर बट नॉट रेगुलर थिंग। करंट केस इज विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का डेफिनेशन अबाउट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फॉर रेवेन्यू शेयरिंग। इट शुड कम फ्रॉम कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज बोथ। तो टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में पहले केस किया, वो केस हारे, फिर वे दे वेंट फॉर रिव्यू पिटीशन एंड नाउ दे हैव गॉन फॉर क्यूरेटिव पिटीशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डांसिंग फ्रॉक्स। ये देखिए कैसे ऐसे पांव उठा करके डांस कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डांसिंग फ्रॉक्स, राइट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये डांसिंग फ्रॉक्स ज्यादातर पाए जाते हैं इन वेस्टर्न घाट्स, उसमें भी कर्नाटका रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा पाए जाते हैं ये। और ये लोग प्रेफर करते हैं टू लिव इन एन एरिया विच इज हैविंग डेंस फॉरेस्ट। कम से कम 70 to 80% एरिया जो है थिक कैनोपी से कवर्ड हो, वैसे एरिया को ये प्रेफर करते हैं। लिव इन वेस्टर्न घाट एंड प्रेफर हेवली थिक कैनोपी। और ये दुनिया भर में ये जो डांसिंग फ्रॉग्स हैं, ये दे आर कंसिडर टू बी फिफ्थ मोस्ट थ्रेटेंड जीनस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रॉग कैटेगरी। बट वो इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, उस पर हम बाद में आएंगे, जो रटना होगा आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से। उसके पहले जरा समझते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस डांसिंग फ्रॉग्स। यू सी, ये डांसिंग फ्रॉग्स क्या करते हैं, दे हैव ए यूनिक डिस्प्ले फॉर देयर डिजायर टू मेट। तो द मेल्स स्ट्रेच अप देयर हाइंड लेग्स, ये पिछला पांव ऐसे स्ट्रेच करते हैं एट वन टाइम एंड वेव देयर वेब बेड टोज, इसको ऐसे घुमाते हैं इन एयर इन ए रैपिड मोशन अकिन टू डांस। ऐसे पिछला पांव ऐसे उठा करके, और ये अपने टोज को जल्दी जल्दी हिलाते हैं, देख के लगता है ऐसे कि दे आर डांसिंग। एंड दिस इज टू अट्रैक्ट फीमेल फ्रॉक्स फॉर मेटिंग पर्पस एंड वार्ड ऑफ एनी अदर कॉम्पिटिशन। तो बाकी मेल फ्रॉक्स को डराने के लिए कि मार दूंगा मैं, ठीक है, ऐसा कुछ। और फीमेल फ्रॉक्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे लिफ्ट देयर रियर या हाइंड लेग एंड दे वेव देयर टोज। सो इन दैट प्रोसेस द वे दे अपीयर टू अदर्स, इट सीम्स लाइक दे आर डांसिंग, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है डांसिंग फ्रॉग्स या फुट फ्लैगिंग फ्रॉग्स। अभी ये फुट फ्लैगिंग फ्रॉग्स या डांसिंग फ्रॉग्स जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फूड चेन। ये देखिए ये फूड चेन, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, फिर उसको खाते हैं फ्रॉग्स, इनको खाते स्नेक्स, और फिर स्नेक्स को खाते ईगल। तो इनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है डांसिंग फ्रॉग्स की। दैट इज क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर इंटायर फूड चेन विच माइट बी डैमेजिंग फॉर अदर स्पीसीज इन द फूड चेन। इनकी पॉपुलेशन गिरने के पीछे बड़ा कारण है एक इन्वेसिव स्पीसीज विच इज मॉस्क्यूटो फिश। डांसिंग फ्रॉग्स के लिए सबसे ज्यादा खतरा कर रहे हैं मॉस्क्यूटो फिश, एक इन्वेसिव स्पीसीज है। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीज तो सब कारण हैं ही। दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, मॉस्क्यूटो फिश। अभी करंट न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट रट लेना है कि अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, द डांसिंग फ्रॉग्स आर द मोस्ट थ्रेटेंड एम्फीबियन जीनस ऑफ इंडिया। एम्फीबियंस आर दोज हु कैन लिव इन वाटर एंड द लैंड बोथ। तो दे आर द मोस्ट थ्रेटेंड एम्फीबियन जीनस ऑफ इंडिया। अगर IUCN देखा जाए, IUCN कैटेगराइजेशन, तो डांसिंग फ्रॉग्स के टोटल 24 स्पीसीज हैं या सब स्पीसीज हैं। उसमें से 2 स्पीसीज जो हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइल 15 आर इंडेंजर्ड। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, यू कैन मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स विद हेल्प ऑफ दिस। The next article is about Asiatic wild dog and tiger coexistence. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स के बारे में समझते हैं, who are also known as धोल्स। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स आर categorized as endangered species in IUCN रेड डेटा बुक। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 2 में प्रोटेक्शन दिया गया है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, और दुनिया भर में इनकी पॉपुलेशन जो है वो 1000 से लेकर के 2000 तक है, अंदाजा है ये पूरे वाइल्ड एशियाटिक डॉग्स का रेंज है। तो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में भी ये
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो पाए जाते ही हैं, उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये हैं एशियाटिक डॉग्स, इन सारे जगहों पे पाए जाते हैं। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड हैं, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 2 का दर्जा मिला हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर डिफरेंट शेड्यूल। तो जो स्पीसीज शेड्यूल 1 में या फिर पार्ट ऑफ शेड्यूल 2 में है, कुछ हिस्सा शेड्यूल 2 का ऐसा है और शेड्यूल 1 का पूरा पूरा हिस्सा ऐसा है जिसमें अगर स्पीसीज को मेंशन कर दिया गया तो दे गेट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, उनको मारने वालों को हाईएस्ट पनिशमेंट होता है। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जो स्पीसीज हैं उनको भी मारने पे पेनल्टी होता है, लेकिन कम होता है। शेड्यूल 5 में उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनको मारा जा सकता है, नोन एज वर्मिन एनिमल्स लाइक रैट्स, क्रो, फ्रूट बैट्स। एंड शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज को मेंशन किया गया है जिनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है। अब वापस से आ जाते हैं धोल्स पे, द एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स। देखिए सोच के कैसा लगेगा कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स वुड अवॉइड द एरियाज वेयर टाइगर्स आर जनरली फाउंड। तो जिस एरिया में टाइगर रहेंगे उस एरिया को एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स अवॉइड करेंगे, ऐसा सोच के लगेगा। बट असम के मानस नेशनल पार्क में कुछ स्टडी कंडक्ट कराई गई है हाल फिलहाल में, जहां पाया गया है कि टाइगर एंड एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स आर को एग्जिस्टिंग। नॉर्मली उन दोनों का हैबिटेट एक ही पाया जा रहा है। जिस एरिया में टाइगर दिख रहे हैं उसी एरिया में एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स भी पाए जा रहे हैं, एंड दे आर हैविंग को एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो मे बी दे आर हैविंग पोटेंशियल कोऑपरेशन, दे आर कोऑपरेटिंग। तो कोऑपरेटिंग में क्या कर रहे होंगे? टाइगर जो हंटिंग करते होंगे वो पीछे कुछ छोड़ देते होंगे, सब डेड कार्कास ऑफ देयर हंट, उसका कुछ हिस्सा वो छोड़ देते होंगे जिसको पीछे पीछे टाइगर के घूमते होंगे ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग, और उनको खा करके जिंदा रहते होंगे। तो मतलब टाइगर के शिकार में बचा हुआ हिस्सा खा करके जिंदा रह रहे हैं। दैट इज हाउ दे आर को एग्जिस्टिंग, एट द सेम टाइम देयर इज ए पोटेंशियल कोऑपरेशन ऑल्सो, जो थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये हाल फिलहाल में स्टडी करके पता किया गया है। Study at Manas National Park, tiger and Asiatic wild dogs having coexistence and potential cooperation. Now, Wildlife Protection Act में अलग अलग शेड्यूल के बारे में भी मैंने बता दिया है। कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग मनी बिल, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। देखिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पहले बिल नहीं रखा जाता, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लिया जाता, बाद में फिर बिल रखा जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अक्टूबर हिट द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।